हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर तक हमने गेट जोन 18 में जो क्वेश्चन आए हैं वो कवर कर चुके हैं हम, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। और अब हम गेट 2017 से स्टार्ट करेंगे आज। तो गेट 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन जो मॉर्निंग सेशन में आया था उसे देखते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम शेयर फोर्स अकर वेयर कर्वेचर इज जीरो। तो एज सच कर्वेचर और शेयर फोर्स के बीच हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि डेफिनेटली बताता हो कि हर केस में जब भी कर्वेचर जीरो होगा वहाँ वहाँ पे शेयर फोर्स भी हमारा मैक्सिमा या मिनिमा फॉर्म करा होगा। तो ये स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मैक्सिमम, तो इस क्वेश्चन में ऑल्दो ये बोल रखा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें क्या लग रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रखा है। कुछ भी हम उसकी वैल्यू मान सकते हैं, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की। तो ये हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर दे रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स वेयर शेयर फोर्स इज जीरो। तो ये स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें जो रिलेशन पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि dm by dx इज इक्वल टू, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू द शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो किसी भी सेक्शन पे अगर मैं मूवमेंट का स्लोप, मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का स्लोप निकालूंगा तो वो क्या शो करेगा, हमारे पास शेयर फोर्स शो करेगा उस सेक्शन पे। तो अगर हम मैथमेटिक्स में जाएं तो किसी भी फंक्शन को अगर हम स्टडी करते हैं तो अगर फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा निकालना होता है कभी भी हमें, तो हम उसका क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देते हैं। तो अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आता है तो उस पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमा होगा, या तो फंक्शन का मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा। तो सेम सेकंड ऑप्शन में क्या करेगा, शेयर फोर्स इज जीरो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर फोर्स को जीरो कर सकते हैं। तो dm by dx इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे अभी बोला मैंने कि जीरो शो करता है तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा इटसेल्फ आइदर वहां पे मैक्सिमा हो रहा होगा या फिर वहां पे मिनिमम शो हो रहा होगा। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो बस फॉर इन केस जो अदर स्टेटमेंट है उन्हें भी रीड आउट कर लेते हैं एक बार। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स अकर एट दी सेम सेक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है। यही फॉर्मूला या यही इक्वेशन हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रिलेशन मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट अकर वेयर कर्वेचर इज जीरो। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है। बेंडिंग मूवमेंट और कर्वेचर ऐसा नहीं होगा, जब कर्वेचर जीरो होगा तो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारे पास ये क्वेश्चन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आज का। एन इलास्टिक बार ऑफ लेंथ एल, इलास्टिक मॉडुलस y, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स, the temperature of bar is increased by t degree Celsius, we can say, resulting in an axial stress sigma, keeping all other parameter unchanged. If the length of the bar is doubled, the axial stress would be। तो इस केस में हमें क्या दे रखा है, इस तरह से दो फिक्स्ड एंड के बीच क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि एक बार इंसर्टेड है, जो इस बार का जो हमें डायमेंशंस प्रोवाइडेड है, एल इसका एरिया, सॉरी एल इज द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, फिक्स्ड बार है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, जो ई होता है जनरली वो यहाँ पे क्या है, वाई से गिवन, यहाँ से वाई बोल रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि जब हम थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ होगा होता है, ये सबको पता होगा, चेंज इन लेंथ किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी टाइम मल्टीप्लाई बाय लेंथ के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे स्ट्रेन की बात करनी है यहाँ पे, तो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली अगर मुझे स्ट्रेस की बात करनी है तो दोनों साइड को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दूंगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस का जो भी वेरिएशन है वो लेंथ के साथ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेंथ को डबल कर दिया गया, एल की जगह उसने क्या कर दिया, सेकंड बार 2l का कर दिया है, पर लेंथ का सिग्मा, स्ट्रेस का लेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब लेंथ चेंज करने से स्ट्रेस पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो लेंथ को भी अगर मैंने डबल कर दिया तो भी जो मेरे पास स्ट्रेस रहेगा वो कितना रहेगा, सिग्मा ही रहेगा। तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। कंसिडर टू एक्सियली लोडेड कॉलम्स, नेमली 1 and 2, made up of a linear elastic material with Young's modulus 2 into 10⁵ MPa, square cross section with sides 10 mm and length 1 meter. For column 1, one end is fixed and other end is free. For column 2, one end is fixed and other end is pinned. Based on the Euler's theory, the ratio of buckling load of column 2 to column 1 is। तो यहाँ पे हमें
जो यूलर ने बकलिंग थ्योरी दी थी उसके बेसिस पे बताना है कि दोनों केस में बकलिंग लोड का वेरिएशन क्या है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था, अगर हम बकलिंग लोड की बात करते हैं तो बकलिंग लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बाय आई डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बकलिंग लोड का फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय यूलर थ्योरी। यूलर थ्योरी में जो बकलिंग लोड का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो एल इफेक्टिव का वेरिएशन मैंने बोला था, एल इफेक्टिव चेंजेस विद सपोर्ट कंडीशन। जैसे जैसे हमारे पास सपोर्ट कंडीशन चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे एल इफेक्टिव की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस क्वेश्चन में जो नॉलेज होनी चाहिए वो सपोर्ट कंडीशन पे, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 पे हम देखेंगे तो सपोर्ट कंडीशन वेरी कर रही है, तो उसी के कारण हमारे पास क्या होगा, बकलिंग लोड भी चेंज करेगा। अदर जो भी वेरिएबल्स हैं पाई ई और आई, ये तीनों ही चीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, क्योंकि कोई और चीज चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे सपोर्ट कंडीशन होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो किस तरह से हम देखते हैं। देखो फर्स्ट सपोर्ट कंडीशन हम ये कहते हैं कि एक कॉलम है जिसकी लेंथ एल है, उस केस में वो दोनों ही सपोर्ट उसमें क्या है, फिक्स्ड है। तो इस केस में जो एल इफेक्टिव होता है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल बाय 2 होता है। सेकंड सपोर्ट कंडीशन जहां पे एक एंड फिक्स्ड है और अदर एंड क्या है, हमारे पास पिन है। तो देखो दोनों एंड फिक्स होने का मतलब क्या है, नाइदर रोटेशन इज अलाउड नॉर लीनियर ट्रांसलेशन, मतलब ना ट्रांसलेट कर सकता है ये पॉइंट, ना ही रोटेट कर सकता है। तो एक एंड फिक्स्ड और एक एंड हिंज होने का क्या मतलब होता है, या पिन होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट इस ये जो फिक्स वाला पॉइंट है इस पे तो ना ट्रांसलेशन अलाउड है ना रोटेशन अलाउड है, पर इस वाले पिन पे क्या होगा, रोटेशन अलाउड है। तो अगर मैं इसका अगर एक बार डिफ्लेक्टेड शेप भी बनाने का देखूंगा तो इस तरह से क्या होगा, इसमें इस तरह से नजर आएगा। इस वाले केस में अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ क्या आएगा, इस तरह से नजर आएगा हमें, ठीक है। तो ना यहाँ पे रोटेशन अलाउड हुई ना ही ट्रांसलेशन अलाउड हुआ। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में एल इफेक्टिव जो होता है वो किसके बराबर होता है, एल बाय रूट 2 के बराबर हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, दोनों ही सपोर्ट्स क्या है, पिन है, दैट इज दोनों में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों अलाउड है। तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनता है वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस केस में जो हमारे पास एल इफेक्टिव होता है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉलम के बराबर हो जाता है, या हाइट ऑफ द कॉलम के बराबर होता है। लास्ट जो कंडीशन, चौथी जो कंडीशन होती है हमारे पास, वो क्या होती है, एक एंड पे क्या होता है, एक एंड पे फिक्स्ड है, इसमें मतलब ना रोटेशन अलाउड होगा ना ट्रांसलेशन, पर फ्री एंड पे दोनों ही अलाउड है, रोटेशनल और ट्रांसलेशन। तो अगर यहाँ पे मैं डिफ्लेक्टेड शेप देखूंगा तो कुछ इस तरह से नजर आता है हमारे पास। तो इस केस में जो हमारे पास एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ दी एल होती है। तो देखो ये चार कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रोस्पेक्टिस के हिसाब से हमें क्या होनी चाहिए, ये चारों कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हमारे पास, या इससे यूलर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन सिंपली कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में, सिंपल हम देख सकते हैं कि जो बकलिंग लोड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 बाय एल इफेक्टिव के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ P2 बाय P1 का रेशियो, तो P2 बाय P1 का रेशियो किसके बराबर होगा, एल इफेक्टिव ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय एल इफेक्टिव ऑफ सेकंड का होल स्क्वायर। तो एल इफेक्टिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले कॉलम को अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट कॉलम में क्या बोला गया, फर्स्ट कॉलम वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। तो पहला एंड फिक्स्ड है, अदर एंड फ्री है, तो हम यहाँ पे फोर्थ केस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉलम 2 का सपोर्ट कंडीशन भी देखूंगा तो वन एंड इज फिक्स्ड, एक एंड तो फिक्स्ड है और अदर एंड इज पिन। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगी, सेकंड केस बन रहा है, एक तो हमारे पास फिक्स्ड है और अदर एंड हमारे पास क्या है, पिन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एल डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 2√2 का होल स्क्वायर आएगा, इसको अल्टीमेट सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 8 विल बी दी आंसर। तो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था, आंसर लिखना था, तो 8 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमें याद होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, चार कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ वेरी नहीं कर रहा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास गेट 2017 के मॉर्निंग सेशन में आया था। कंसिडर अ स्टेप्ड बार मेड अप ऑफ या मेड विद अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 1 kilonewton as shown in the figure. The strain energy in the bar due to the axial load is, तो ये हमारे पास फिगर क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशंस भी गिवन है, एरिया पहले सेक्शन का, E1 पहले सेक्शन का, यंग्स मॉडुलस L1 पहले सेक्शन का, सिमिलरली लेंथ सेकंड की A और E। तो ये हमें क्या है, प्रोवाइडेड है। तो अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा तो हम निकाल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू एक्सियल लोड के केस में, स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ जब हम एक्सियल लोडिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर L डिवाइड बाय 2 times of A multiplied by E. तो P is axial load, L is the length, A is the area of cross section and E is the Young's modulus. तो देखो इस क्वेश्चन में हमें L of each section हमें गिवन है,
एरिया ऑफ ईच सेक्शन हमें गिवन है, ई ऑफ ईच सेक्शन हमें गिवन है। तो इसका मतलब अगर टोटल स्ट्रेन एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी विल बी दी समीशन ऑफ 1 एंड 2, तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो अगर इसे मैं 1 जैसे गिवन भी है यहाँ पे, ये 2 हमें, तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें P1 एंड P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P1 एंड P2 कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम नीचे बॉटम से स्टार्ट करते हैं, तो इस सेक्शन पे सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर क्या लग रहा है, इस तरह से 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी क्या लगेगा, 1 किलो न्यूटन का रिएक्शन ऑटोमेटिकली आएगा। इसके ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक पड़ा हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक में भी अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 किलो न्यूटन का आएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन का आएगा। तो इस तरह से ये 1 किलो न्यूटन जाएगा। तो इस तरह से मैं देखूंगा तो P1 एंड P2, P1 भी हो गया, ये क्या हो गया, P2 हो गया, ये कितना हो गया, P1 हो गया। तो इसका मतलब P1 एंड P2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 किलो न्यूटन के बराबर हो गया। आप सिंपली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला में देखूंगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 की अगर मैं बात करता हूं, तो U1 अगर मैं लिखता हूं तो P1, देखो जो इसमें आंसर निकालना है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो आंसर निकालना है वो न्यूटन पर mm में निकालना है। तो न्यूटन पर mm के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 1000 न्यूटन के बराबर लिख लूंगा। बाकी mm में तो डायमेंशंस गिवन ही है हमारे पास, तो इसमें मैं देख सकता हूं, तो दिस इज 10⁻³ का होल स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर इंटू एल, पहले वाले सेक्शन की लेंथ कितनी होगी 400 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एरिया कितना गिवन है 100 गिवन है, और ई कितना गिवन है पहले सेक्शन का 10⁵। सेकंड के लिए भी लिखूंगा तो पी तो हमारे पास सेम ही है 10⁻³ होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ चेंज हो गई 900 का 2 टाइम्स ऑफ एरिया भी चेंज हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁵ हमारे पास ये हो गया। तो इसके क्या है, केवल हमें क्या करना है, इसे हमें वैल्यूज पता है, हमें केवल इसे इन वैल्यूज में रखेंगे। तो पहला वाला जो हमारे पास ये निकल के आएगा, ये 25 निकल के आएगा। सेकंड जो मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 10 निकल के आएगा। तो आंसर विल बी 35 न्यूटन mm। तो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन था हमारे पास, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर में 35 हम लिख देंगे। तो 35 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो चीज ध्यान रखनी है वो एक तो यही ध्यान रखना कि पी हम कैसे निकालेंगे, और सेकंड जो हमारा एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डिफरेंट लोडिंग के लिए चेंज हो जाएगा, एक्सियल के अलावा कुछ और लगा होता तो हमारे पास चेंज हो जाता। बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है वो अलग तरीके से निकलती। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, एक और तरीका हम जो अडॉप्ट कर सकते थे वो ये हो सकता था कि स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 निकाल लेते, डेल्टा 2 निकाल लेते, बाद में यहाँ पे पुट कर देते। पर ये थोड़ा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, हमें 2 बार डेल्टा निकालना उसके बाद यहाँ पुट करना, वो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, इससे निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ गेट 2017 के जो मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन आए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन हम अभी क्या करेंगे, गेट 2017 की इवनिंग सेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इवनिंग सेशन में आया था क्वेश्चन, इन अ मटेरियल अंडर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन a 10 cross 10 mm square centered at the point gets deformed as shown in the figure. In if the strain energy at a point is expressed as 0.001 k 0.001 k in radians, the value of k is, तो हमें क्या बताना है, k की वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम स्ट्रेन एनर्जी को गामा एक्स वाई को किससे डिनोट कर सकते हैं, 0.001 के से डिनोट कर सकते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वेश्चन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी जनरली हम कैसे समझते हैं। देखो पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी मैंने बोला, स्ट्रेन हम कैसे समझते हैं। स्ट्रेन में हम एक तो बात करते हैं लीनियर स्ट्रेन की, और एक हम बात करते हैं शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। तो लीनियर स्ट्रेन के केस में हम सिंपली देखते हैं, अगर लीनियर स्ट्रेन हमें देखना है तो इस तरह से अगर हमें बॉक्स पड़ा है, तो अगर हम ये देखेंगे कि लीनियर स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देख लेंगे, इस तरह से जो चेंज आया, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी इन एक्स, सॉरी लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ शियर स्ट्रेन की, तो शियर स्ट्रेन में अब क्या है, शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो ये मैंने बॉक्स बनाया, इसमें मैंने क्या किया, शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है। तो ये हम शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। तो अगर इस बॉक्स में मैं वेरिएशन देखूंगा, ये जो मेरा मटेरियल है इसमें अगर मैं वेरिएशन देखता हूं तो मुझे कुछ इस तरह से वेरिएशन नजर आएगा। इनिशियल स्टेट में ये ऐसा था, और फाइनल स्टेट अगर मैं देखूंगा इसकी, तो दिस विल बी दी फाइनल स्टेट। ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ रखा है ये इसकी इनिशियल स्टेट को शो कर रहा है, और बाकी जो ग्रीन कलर से उसकी फाइनल स्टेट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल था वो वेरी कर गया यहाँ पे।
यहाँ पे देखो अगर 90 डिग्री का एंगल था, ये π/2 का एंगल था, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल वेरी कर गया। तो ये जो एंगल बाद में ये डिफॉर्म हुआ है, इस एंगल को मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन से डिनोट करता हूँ। दिस इज गामा एक्स वाई। ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, गामा एक्स वाई को। तो जो अब फाइनल एंगल बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, π/2 माइनस ऑफ गामा एक्स वाई। तो ये बेसिक है हमारे पास। ये तब हम बात करते हैं जब हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस तरह का जो वेरिएशन होता है या इस तरह का जो शियर स्ट्रेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कहते हैं। दिस इज पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। तो इसमें जो इंड्यूस हो रहा है शियर स्ट्रेन, वो भी क्या है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेन की बात हो रही है। दिस इज पॉजिटिव शियर स्ट्रेन। देखो यहाँ पे साइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 2 पॉजिटिव के दे रखे हैं और 2 नेगेटिव के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसलिए साइन कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या मैंने बता दिया, साइन कन्वेंशन बता दिया। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूंगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑल्टरेशन हो रखा है। देखो यहाँ पे मेरा एंगल क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था माइनस गामा एक्स वाई से। यहाँ पे एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर गया है। देखो पॉजिटिव ऑफ 0.0005 रेडियन से क्या कर गया, मेरा एंगल इंक्रीज कर गया। इसका मतलब जो शियर स्ट्रेन है वो क्या है, नेगेटिव है। शियर स्ट्रेन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं देखूंगा तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूं मैं, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0.0005। ठीक है, यही कैसे आया, क्योंकि जो एंगल π/2 के बाद वेरिएशन शो करता है वो क्या शो कर रहा है, शियर स्ट्रेन को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास शियर स्ट्रेन हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो शियर स्ट्रेन है उसको हम 0.001 के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली के की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वल पुट करके। तो के विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0.5। तो ये ध्यान रखना, जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो ये ध्यान रखना। अगर हो सकता है हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन में क्या कर बैठे हैं, इसे ध्यान ना देते हुए डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व कर देते तो पॉजिटिव में आता। तो अगर हम ऑप्शन में भी जाके चेक करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गिवन है, पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, जिसमें नेगेटिव ऑफ 0.5 will be the correct answer. ठीक है, that's it for the lecture. So thank you for watching the lecture.